Hello students, good morning. Welcome to your biology class. As you know, in yesterday's class, we talked about the adaptive radiation. So in adaptive radiation, we talked about कि जब भी कोई species एक isolated geographical area पे move करती है with a lot of vacant habitats, so from that single ancestral species, the different species evolve जो कि उन vacant habitats को occupy करने की कोशिश करेगी, right? Now, the next topic that we will be starting in the today's class will be the biological evolution. और evolution के पीछे का जो मेन प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है, हम ऑलरेडी बात करके आए हैं पीछे भी, that natural selection is the main driving force that is behind the biological evolution, right? अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है? जो इंडिविजुअल बेटर अडेप्ट और बेटर सरवाइव कर सकते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा यंग वंस पीछे लीव करके जाएं, दे लीव मोर प्रोजेनी बिहाइंड, उस स्पीशीज को ही हम क्या कहेंगे? अ स्पीशीज दैट इज फिट, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द नेचुरल सिलेक्शन. बट एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली में स्टार्ट हुआ कब? जब cellular form of life आई, and in that cellular form of life you got the different unicellular organisms, और उन सारे unicellular organisms में differences थे in metabolic capabilities. What does it mean by metabolic capabilities? कि उनके अंदर जो reactions है वो कितनी फास्ट चल रहे हैं, लेट्स से वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन कितना फास्ट कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिकली मोर केपेबल है, उसका सर्वाइवल बेटर है, वो ज्यादा प्रोजेनी छोड़ के जाएगा, तो दैट इज नेचुरली सिलेक्टेड, राइट? सो और ऐसे ही नेचुरल सिलेक्शन अगर बार बार होती रहे, बार बार एडवेंटेजेस वेरिएशंस वाले इंडिविजुअल ही सरवाइव करें, वीकर इंडिविजुअल्स वाले वीकर वेरिएशंस वाले इंडिविजुअल सरवाइव ना करें, तो ओवर द टाइम, ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, हमें एक एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलेगी. एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पीसिएशन. सो व्हाट इज स्पीसिएशन? The process of formation of new species. That's what do we call as the speciation. अब speciation में लाइफ स्पैन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कितनी जल्दी एक नई स्पीशीज अपीयर होगी ये डायरेक्टली इस चीज पे डिपेंडेंट है कि उस इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन कितना है. जैसे इफ वी लुक एट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमें पता है इकोलाई विद इन 20 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स इट मल्टीप्लाई. तो अगर 20 मिनट्स में वो मल्टीप्लाई कर रहा है इकोलाई बैक्टीरिया, तो व्हाट वुड हैपन कि एक ही दिन में वो बहुत सारी जनरेशन प्रोड्यूस करेगा, और हर जनरेशन में एडवेंटेजियस वेरिएशंस पास ऑन होंगी, और इसके कुछ अपनी वेरिएशंस भी हैं. इस बैक्टीरिया को कुछ वेरिएशंस अपने पेरेंट से भी मिली हैं, ऐसे ही ये वेरिएशंस आगे पास ऑन भी होंगी. कुछ म्यूटेशन से इसके पास अच्छी वेरिएशंस भी आएंगी. तो वेरिएशंस ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होती जाती हैं, इकट्ठी होती जाती हैं, राइट? सो क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटे टाइम स्पैन में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ऑब्वियसली उसमें जो अमाउंट ऑफ वेरिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा होंगी. जितनी ज्यादा वेरिएशंस, उतनी ज्यादा फास्ट रेट पे इस इकोलाई से एक नई स्पीशीज बनने के चांसेस भी ज्यादा हैं. तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा फास्टली डिवाइड करता है. तो अगर लेट्स से हमने उनका ग्रोथ मीडियम चेंज कर दिया, लेट्स से पहले हम उसको ग्लूकोज दे रहे थे, अब हमने उसको लेक्टोज देना स्टार्ट कर दिया, तो जो इंडिविजुअल्स तो लेक्टोज को यूज ही नहीं कर पाएंगे वो तो मर जाएंगे. लेट्स से दैट इज कॉलोनी ए. और जो इंडिविजुअल्स लैक्टोज को भी यूज करना स्टार्ट कर देंगे उसको कहेंगे हम वेरिएंट, क्योंकि उसमें वेरिएशन आ चुकी है. एंड दैट मेक्स द कॉलोनी बी, और वो बढ़िया नए फूड सोर्स को यूटिलाइज कर सकती है, अडेप्ट कर सकती है, सरवाइव कर सकती है, क्योंकि उसके पास कुछ अच्छी वेरिएशंस हैं. और इन्हीं अच्छी वेरिएशंस को वो आगे अपने प्रोजेनी में पास ऑन करेंगी, और कॉलोनी बी विल आउटग्रो इन अ नंबर, की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें कॉलोनी बी का नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा. और विद इन डेज, अगर वो 20 मिनट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो विद इन डेज वो थाउजेंड्स ऑफ द टाइम मल्टीप्लाई करके एक नई स्पीशीज बना देगा, राइट? एंड देन इफ वी लुक एट दी हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स स्लो इवॉल्व करते हैं. क्यों? क्योंकि ई कोलाई एक
दिन में कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकती है? अबाउट हंड्रेड्स ऑफ द टाइम्स, राइट? वही इफ यू टॉक अबाउट द बिगर एनिमल्स लाइक एलिफेंट, एलिफेंट टेक years टू प्रोड्यूस जस्ट वन ऑफस्प्रिंग। सोचो अगर उसने हंड्रेड्स ऑफ द टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ताकि नई स्पीशीज बने, तो ऑब्वियसली दैट विल टेक मिलियंस ऑफ द इयर्स टू बी एबल टू प्रोड्यूस यंग वन। फिर वो ग्रो करेगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन में भी पता नहीं हमें कौन सा सरवाइव कर पाएगा, कौन सा सरवाइव नहीं करेगा। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म, उतना ज्यादा वो स्लो इवॉल्व करेगा। तभी हमें इवोल्यूशन वी कैन रियली ऑब्जर्व जस्ट बाय लुकिंग एट इट, क्योंकि बड़े ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन और स्पीसिएशन इज स्लो। बट माइक्रोब्स क्योंकि मल्टीप्लाई फास्ट करते हैं, रिप्रोड्यूस फास्ट करते हैं, उनका लाइफ स्पेन छोटा है, तो उनमें एवोल्यूशन इज कंपैरेटिवली फास्ट, राइट? सो एवोल्यूशन का मेन फंडा यही है कि नेचर हमेशा फिटेस्ट को सिलेक्ट करता है। और फिटेस्ट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट्स नॉट फिजिकल फिटनेस, इट्स द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। So fitness is the ability of an organism to adapt and select, to be selected by nature। और इस फिटनेस का कोई जेनेटिक बेसिस होना चाहिए। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर फिट है, तो वो फिट सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने कोई वी कैन से, लेट्स से कोई इंडिविजुअल है वो जिम जा रहा है तो वो बेटर अडेप्ट कर रहा है क्योंकि वो एक्वायर्ड म्यूटेशन है। बट एक्वायर करने से नहीं, कोई भी चीज है वो हमारे जीन्स में होनी चाहिए ताकि वो वेरिएशन जो तुम्हें फिट बना रही है वो अगली जनरेशन में भी पास ऑन हो सके। तो अडेप्ट करने की एबिलिटी और फिटनेस, ये दोनों उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती हैं जो हम इनहेरिट कर सकते हैं, ताकि हम वो अगली जनरेशन में भी पास ऑन करके जाएं। वी लीव मोर प्रोजेनी विच इज फिट एंड इज एबल टू सर्वाइव, राइट? सो दिस इज अबाउट द फिटनेस। अब डार्विन्स की थ्योरी के दो मेन पॉइंट्स है, ब्रांचिंग डिसेंट जो कि सिमिलर टू अडेप्टिव रेडिएशन है, कि एक एंसेस्टर से डिफरेंट इंडिविजुअल्स इवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट पाथवेज, डिपेंडिंग अपॉन उनको किन एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट और सरवाइव करना पड़ रहा है, राइट? और इवॉल्व होने के बाद दे शुड ऑल्सो कीप ऑन गेटिंग नेचुरली सिलेक्टेड। इवॉल्व तो हो गए, बट व्हाट इफ दे कुडंट सर्वाइव आफ्टर सम टाइम? तो इंडिविजुअल शुड बी सर्वाइव, reproduce, so this marks the natural selection, right? So ये जो ब्रांचिंग डिसेंट है, adaptive रेडिएशन है, होमोलॉगी है, ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे बिल्ट है कि एक एंसेस्टर से बहुत सारे उसके डिसेंडेंट्स है, राइट? अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को वी आल्सो कॉल इट एज द थ्योरी ऑफ यूज एंड द डिसयूज ऑफ द organs, right? So according to this Lamarckism, so it was given by the Lamarck और चार्ल्स डार्विन से पहले ये थ्योरी आई, बट वी डोंट अग्री विद दिस एनीमोर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर किसी ऑर्गन को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो बेटर डेवलप हो जाता है, जिस ऑर्गन को यूज नहीं करते हैं वो अंडर डेवलप हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ये जो ऑर्गन यूज करके बेटर डेवलप होगा, इट शुड ऑल्सो बी एबल टू pass on to the next young ones। So this is the inheritance of acquired characteristics। इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनहेरिटेड जो हमें पेरेंट से मिले हैं, क्वायर्ड आपने कोई स्किल सीखनी, आपने गाना बजाना सीख लिया, आपने जिम जाना शुरू कर दिया, आपकी मसल बिल्डअप हो गई, ये है क्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? तो जो ट्रेट्स आपको पेरेंट से मिले वो आपके हैं, वो आप अपनी अगली जनरेशन में भी पास ऑन कर सकते हैं। बट क्या एक वी कैन से वोकलिस्ट और एक इंडिविजुअल जो किसी भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई इंडिविजुअल जिम जा रहा है, इज इट पॉसिबल कि उसके अगले ऑफस्प्रिंग में भी वो क्वालिटीज हो? नो। सो जिम जाने से मसल बिल्डअप हो जाती हैं बिकॉज वी यूज दोज ऑर्गन्स ओवर द टाइम, राइट? और ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर जो आपने एक्वायर कर लिया वो इनहेरिट हो जाएगा। बट लेमार्क ने ऐसा कहा कि वी यूज
and make some organs better developed. So that is the use of organs. And if we don't use some organs, वो over the time reduce होते जाएंगे. इतना ही नहीं, जो organ को हमने use करके better develop किया, वो आगे pass on भी होंगे. ठीक है. तो इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो जिराफ की है, कि जो जिराफ के एंसेस्टर्स हैं वो हॉर्स लाइक थे. बट क्योंकि हॉर्स क्या करते हैं, ग्रेजिंग, दे ग्रेज द ग्रास. बट क्योंकि घास की कमी हो गई, सो दे नीड टू फाइंड आउट द लीव्स ऑन द ट्रीज. तो उन्होंने क्या किया, दे कीप ऑन एलोंगेटिंग देयर नेक्स, ताकि वो उस पेड़ के लीव्स तक पहुंच सके. तो उनकी नेक लंबी हो गई. इतना ही नहीं, ये कैरेक्टर जो उन्होंने एक्वायर किया, इट ऑल्सो pass on to the succeeding generations, which is not possible. But Lamarck said that over the time ये बार बार होने से giraffes acquire the long necks, right? But we don't agree with this. क्यों? क्योंकि हमें पता है acquired characteristics inherit नहीं करते हैं. तो we agree with the डार्विन थ्योरी. डार्विन की जो थ्योरी है वो एक्चुअली में किसके काम के ऊपर बेस्ड है? इट वाज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द थॉमस मैल्थस. थॉमस मैल्थस ने पॉपुलेशंस पे काम किया, कि उसने पॉपुलेशंस की स्टडी की. और इसकी स्टडी को यूज करते हुए सबसे पहले डार्विन ने कुछ ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करी. एंड दीज ऑब्जर्वेशंस वर बेस्ड ऑन सम बायोलॉजिकल फैक्ट. सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, नेचर में रिसोर्सेज क्या है, हमेशा लिमिटेड है. राइट. अगर एक फॉरेस्ट है वो 100 इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें रिसोर्सेज ही 100 इंडिविजुअल्स के लिए हैं. अगर वहां पे 150 इंडिविजुअल्स आएंगे, तो वो ऑब्वियसली सरवाइव करने के लिए लड़ेंगे, वहां पे स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस के लिए. राइट. सो नेचर में क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉपुलेशंस क्या रहती हैं, स्टेबल. पॉपुलेशन साइज generally remain stable, except it only experience the seasonal fluctuation. जैसे बरसात के मौसम में हर यू कैन से हमारे आसपास देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, या समर में स्प्रिंग सीजन के बाद नई फ्लावर्स आते हैं, नए लीव्स आ रहे हैं. तो उस टाइम पे खाने के सोर्सेज ज्यादा हैं. उस टाइम पे इंसेक्ट्स ब्रीड भी बहुत ज्यादा करते हैं, इंसेक्ट की पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है. बट अदरवाइज जब खाना लिमिटेड है तो इनकी पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है. तो पॉपुलेशन साइज जनरली स्टेबल ही रहता है, except just during a certain seasons it experience the fluctuations, right? अब तीसरी ऑब्जर्वेशन, कि दो इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन के जित क्लोज रिजेंबल क्यों ना शो करें, बट दे ऑलवेज हैव सम variations in their characteristics. No two individuals are exactly alike. चाहे वो दिखने में सुपरफिशियली सिमिलर दिखें, बट वो एक्चुअली में बिल्कुल भी एक जैसे 100% एक जैसे नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस हैं. एंड फोर्थ पॉइंट, ये जितनी भी इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं ये इनहेरिट हो सकती हैं. तो ये थी उसकी ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन अब होती कैसे है. नेचुरल सिलेक्शन से ही नई स्पीशीज बनती है. राइट. सो हमने कहा इवन दो हर इंडिविजुअल के पास पोटेंशियल है कि वो मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करे. मैक्सिमली रिप्रोड्यूस का मतलब समझते हो? जैसे ऑयस्टर्स हैं सी में, ऑयस्टर्स एक टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करते हैं. सोचो अगर सारे के सारे ये एग्स सरवाइव करें, तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, कुछ ही सालों में पूरी ओशन ऑयस्टर से ही भर जाएगी. तो हर इंडिविजुअल के पास पोटेंशियल है कि वो मैक्सिमली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. दे ग्रो एक्सपोनेंशियली. बट क्योंकि नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इससे उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है. ऑयस्टर्स ने 5000 एग्स ले करे, शायद इसमें से सरवाइव 100 ही करेंगे. क्यों? क्योंकि नेचर में रिसोर्सेज ही 100 के लिए हैं. तो इंडिविजुअल्स ओनली सरवाइव. और यहाँ पे ये जो 100 ग्रो करेंगे, जो बेटर अडेप्टेड होते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कुछ इंडिविजुअल्स में जो
इंडिविजुअल्स पहले हैच आउट होके पहले ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, वो जो अंडर डेवलप्ड यंग वंस हैं उन पे ही फीड कर देते हैं, राइट? सो दिस इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। 5,000 एग में से 5,000 के 5,000 इंडिविजुअल सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, बट ओनली सम विल सर्वाइव, राइट? सो ये जो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सम एडवेंटेजेस वेरिएशंस। 5,000 में से शायद 100 के पास ही ऐसी अच्छी वेरिएशंस हैं जो उनको बेटर अडेप्ट करके बेटर रिसोर्सेज की यूटिलाइज करके सरवाइव करने में हेल्प कर रही हैं, राइट? और वो जो बेटर रिसोर्स यूटिलाइज करके बेटर अडेप्ट करेंगे, वो सरवाइव करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा प्रोजेनी छोड़ के जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जब ये वेरिएशंस बार बार एक्यूमुलेट होती जाएंगी ओवर द मिलियंस ऑफ द इयर्स, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज कर देगी एंड कॉजिंग द न्यू फॉर्म्स टू अराइज। और जब नई फॉर्म्स अराइज कर जाती हैं, वी कॉल इट एज द स्पीसिएशन, right? So this is all we have about the biological evolution and the theories of the evolution. Theories of the evolution may we have is the Lamarck's theory and the Darwin's theory. Darwin's theory of natural selection, Lamarck's theory of the use and the disuse of the organs. डार्विनियन थ्योरी में आपने एनसीईआरटी में से मेनली ये फोकस करना है कि ये जो थ्योरी है डार्विन की, इसमें ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं और इसमें थ्योरी का मैकेनिज्म क्या है नेचुरल सिलेक्शन का। Okay, all right then. That's all for today. Thoroughly understand this. Underline the points from your NCRT. That is the important thing over here. Okay, all right then. That's all for today. Bye.